नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी एग्ज़ाम की। आज हम हिंदी में शब्द संपदा से संबंधित 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और अर्थवान इकाई क्या है। ऑप्शन ए है शब्द, बी है ध्वनि, सी है वाक्य या फिर डी है पद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शब्द। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी और स्वतंत्र यानी कि सबसे छोटी स्वतंत्र अर्थवान इकाई होती है शब्द। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी इकाई की तो वो होती है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि इसे हम वर्ण भी कहते हैं लिखित रूप में, जैसे कि क, हलंत या फिर अ। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये वर्ण है। ठीक है, लेकिन ये वर्ण इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये सब जो सार्थक अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। सार्थक अर्थ जो प्रकट करता है वो होता है शब्द। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि या फिर वर्ण से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्द के बाद होती है पद। पद की अगर हम बात करते हैं तो पद क्या होता है, यानी शब्द ही पद होता है। ठीक है, जो जब कोई वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो उसे हम शब्द कह देते हैं, और अगर वह किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वहां पर उसे पद कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या फिर वर्ण, उसके बाद आता है शब्द, उसके बाद आता है पदबंध। ठीक है, उसके बाद आता है वाक्यांश यानी कि दो उपवाक्यों का एक समूह, और उसके बाद आता है वाक्य। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और अर्थवान इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए शब्द। अगला क्वेश्चन है आज का, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 3 प्रकार के, बी है 4 प्रकार के, सी है 5 प्रकार के या फिर डी है 6 प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे एक हो गया आपका तत्सम, क्या हो गया तत्सम। दूसरा होता है तद्भव, तद्भव। तीसरा होता है देशज, क्या होता है देशज। और चौथा होता है विदेशज, विदेशज। और पांचवा होता है संकर, संकर। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो है संस्कृत भाषा के शब्द मतलब संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं और हिंदी में एज इट इज प्रयुक्त होते हैं, मतलब बिना किसी परिवर्तन के उन्हें हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, वो होते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द की बात करते हैं तो ये संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिन्हें हिंदी में प्रयुक्त करने पर ये इनका सरलीकरण हो जाता है। जैसे कि अग्नि, अग्नि एक शब्द है, अगर हम इसको हिंदी में भी अग्नि ही लिखें तो ये एक तत्सम शब्द है, और अगर इसका सरलीकरण कर दिया जाए यानी कि आग अगर लिखते हैं तो ये एक तद्भव शब्द हो गया। और देशज शब्द की बात करते हैं तो हमारे देश की सीमा के भीतर ही ये शब्द जन्मते हैं, यानी कि देश में जन्मा हुआ शब्द कहलाता है देशज। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि ये किस भाषा से आए हैं। फिर विदेशज की अगर हम बात करते हैं तो विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी शब्द में यानी हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे कि अंग्रेजों का गुलाम रहा भारत तो अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ा, फ्रांसीसी भाषा का प्रभाव पड़ा, मुगलों की वजह से अरबी और फारसी भाषा का प्रभाव पड़ा, तो ये सारी भाषाएं हिंदी में आई, तो यही सारी भाषाएं विदेशज कहलाती। और संकर भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, संकर शब्दों की मतलब संकर शब्द में दो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ शब्द, जैसे जैसे कि लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। ठीक है, लाठी चार्ज इस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो लाठी शब्द है ये हिंदी भाषा का है और जो चार्ज है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं संकर। तो स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी 5 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है बैंगन, बी है जूता, सी है तेंदुआ और डी है कुर्सी। तो
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुर्सी। ठीक है, तो जो कुर्सी शब्द है ना, ये देशज नहीं है। बैंगन, जूता, तेंदुआ, ये तीनों शब्द क्या है? देशज। देशज शब्द यानी देश में जन्मे शब्द। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं देशज शब्द। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देशज शब्दों की, तो जैसे बाप, बेटा, पेट, टांग, खिड़की, खिचड़ी, थैला, और जैसे कुछ शब्द होते हैं फटाफट, सटासट, खटाखट, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये सारे शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द। और जो देशज शब्द होते हैं ना, इन शब्दों में मुख्यतः क्या होता है कि ये ड, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि पगड़ी, जैसे कि खिड़की, खिचड़ी। तो ऐसे शब्द मैक्सिमम क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है इसका कि देशज शब्द नहीं है, तो वो है कुर्सी। कुर्सी जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कुर्सी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4। अखबार किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है फारसी, बी है तुर्की, सी है अरबी, इसका आंसर आपको पहले ही दिख चुका है वैसे, और डी है पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरबी भाषा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अखबार जो है अरबी भाषा का एक शब्द है। अरबी भाषा से इसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया गया है। इसके अलावा जैसे कि आदमी, औरत, जिला, तहसील, वकील, अदालत, इस तरह के जितने शब्द होते हैं, ये बहुत सारे शब्द हैं और ये सारे शब्द अरबी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आज का, हिंदी किस भाषा का शब्द है? यानी कि हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है फारसी, बी है तुर्की, सी है अरबी, या फिर डी है पुर्तगाली। तो जो हिंदी है, हिंदी शब्द है, ये फारसी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे इसके अलावा फारसी शब्द मजदूर, है ना, कारीगर, आमदनी, गुलाब, गुलाब भी एक फारसी भाषा का शब्द है। तो ऐसे कई शब्द हैं जो फारसी भाषा से लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है आज का, कैंची किस भाषा का शब्द है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है फारसी, बी है पुर्तगाली, सी है अरबी, या फिर डी है तुर्की। तो जो ये कैंची शब्द है, ये है तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, तुर्की भाषा। तुर्की भाषा के अन्य शब्दों की बात करें, जैसे दरोगा, बीबी, बेगम, तमंचा, चेचक, तोप, है ना, ये सारे शब्द क्या हैं? तुर्की भाषा से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 7। तंबाकू किस भाषा का शब्द है? ठीक है, ऑप्शन ए है फारसी, बी है अरबी, सी है पुर्तगाली, और डी है तुर्की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ठीक है, अगर हम तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू हिंदुस्तान में लाए ही पुर्तगाली थे। ठीक है, तो ये शब्द भी उन्होंने ही दिया है, पुर्तगाली शब्द है तंबाकू। इसके अलावा जैसे कि अलमारी है, आलपिन है, पिस्तौल है, गोभी, चाबी, इस तरह के जो बहुत सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द भी पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संकर शब्द है। संकर शब्द की हम बात कर चुके हैं, यानी कि संकर शब्द क्या होता है कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ एक शब्द। ठीक है, वो होता है संकर शब्द। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन ए है बेअदब, बी है खानदान, सी है अलमारी, और डी है अदालत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यानी कि इसमें जो संकर शब्द है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, बेअदब, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें ये जो बे है और अदब है, ये दो अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। बाकी जैसे खानदान है, अलमारी है और अदालत है, ये तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों शब्द मतलब संकर शब्द नहीं है। ठीक है, बेअदब में बे एक उपसर्ग है और अदब जो है दूसरा शब्द है। ठीक है, और ये दोनों शब्द क्या है? अलग अलग भाषा से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेअदब। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 9। रेलगाड़ी क्रमशः किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? यानी कि दो भाषाओं से मिलकर बना है का मतलब ये है
कि रेलगाड़ी जो है ये एक संकर शब्द है। अब इसमें हमें बताना है कि रेलगाड़ी किन दो भाषाओं से मिलकर बना है। ऑप्शन ए है अरबी फारसी, ठीक है, बी है हिंदी अंग्रेजी, सी है हिंदी अरबी, या फिर डी है अंग्रेजी हिंदी। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को आता ही होगा। जो रेल है इसमें, रेल ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी है ये हिंदी भाषा का शब्द है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अंग्रेजी हिंदी, ठीक है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आज का, दर्शन का तत्सम रूप क्या होता है। सॉरी, यहाँ पर आप इस तत्सम को तद्भव करना, ठीक है, तद्भव, तद्भव, क्योंकि तत्सम जो है, दर्शन अपने आप में जो शब्द है वो एक तत्सम शब्द है। दर्शन का तद्भव रूप बताना है, ठीक है। तो एक है आपका दर्शन, एक है दर्शन, एक है दर्शन, एक है दर्श, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दर्शन, ठीक है। तो दर्शन जो है, दर्शन यानी कि मतलब रॉ जो है सौ के ऊपर ना होके बगल में है, और तालव्य शौ की जगह पर दंत्य सौ का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो तद्भव होता है उसमें मैक्सिमम अधिकांश इस तरह का सौ, यानी कि ये तालव्य शौ का प्रयोग नहीं होता, ये मूर्धन्य शौ का प्रयोग भी नहीं होता, और जो रेफ रॉ का जो रेफ रूप है इसका भी प्रयोग इसमें बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी एक पहचान होती है, मतलब कि तद्भव में सरलीकरण होता है। सरलीकरण मतलब जैसे ये दर्शन में रॉ ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो रॉ ऊपर लगा है, ये रेफ रूप में लगा है, तो यहाँ पर क्या होगी, रेफ रूप में ना होके मतलब उसी के बगल में से लिखा गया है, तो दर्शन। तो दर्शन का जो तद्भव है वो हो गया दर्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का, उद्गम की दृष्टि से आंख है, आंख, आंख एक शब्द है, आंख शब्द देशज है, ऑप्शन बी, या तत्सम है, ऑप्शन सी विदेशज है, या फिर तद्भव है। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तद्भव शब्द। अब तद्भव की एक पहचान होती है कि जो भी ये चांद बिंदु वाले जो भी शब्द होते हैं वो हमेशा तद्भव में आते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि आंख हो गया, गांव हो गया, छाव हो गया, है ना, तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं, ऊंट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, तद्भव शब्द, ठीक है। चांद बिंदु जहां पे भी आ गया हो तद्भव शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है आज का, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है चीनी भाषा का, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी रूसी, ऑप्शन डी है फारसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जापानी। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से रूढ़ शब्द नहीं है। हमें बताना है कि रूढ़ शब्द नहीं है। अगर हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की, तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, 3 प्रकार से। एक है उसमें से रूढ़ शब्द, सॉरी हाँ, रूढ़ शब्द एक है उसमें से, क्या है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि मतलब ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनके खंड नहीं किए जा सकते, इनको आप तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। अगर आप इनको तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये शब्द निरर्थक अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि अब इस ऑप्शन की बात करते हैं कि इसमें से हमें देखना है कि रूढ़ शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है लड़का, बी है आग, सी है पाठशाला, और डी है गाड़ी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पूछा गया है नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पाठशाला, ठीक है। पाठशाला जो शब्द है ये रूढ़ शब्द नहीं है, यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। पाठशाला ये एक यौगिक शब्द है, इसमें पाठ एक शब्द है, शाला एक शब्द है, ठीक है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जबकि लड़का जो शब्द है, आग जो शब्द है, और गाड़ी, इनको आप तोड़ोगे इन शब्दों को तो ये निरर्थक अर्थ प्रकट करेंगे, यानी कि ये मतलब नहीं टूट सकते, ठीक है। ये अपने आप में पूर्ण है, ये किसी मतलब
कुल मिला के इनको सार्थक, दो सार्थक शब्दों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे कि आग है, इसमें आ और ग दो अलग वर्ण है, इनको आप तोड़ नहीं सकते, आ अलग ग अलग, तो ये निरर्थक अर्थ प्रकट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से लड़का है, उसी प्रकार से गाड़ी है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द शायद आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये पाठशाला है, ये एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का मतलब होता है दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, यानी कि मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक तीसरा शब्द है। ठीक है, तो पाठशाला में पाठ और शाला ये दो शब्द हैं, इन दोनों को मिला करके पाठशाला बनाया गया है और इनको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो पाठशाला में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो पाठ और शाला दो शब्द बनेंगे और ये दो क्या होंगे, रूढ़ शब्द होंगे। ठीक है, तो पाठशाला अपने आप में यौगिक शब्द है, तो हमें यही बताना था कि इसमें रूढ़ शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन है? तो योग रूढ़ शब्द हमें बताना है। अब अभी मैंने आपको बताया था रूढ़ शब्द, तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार से बांटे गए हैं? तीन प्रकार से। एक होता है रूढ़ शब्द, यानी कि रूढ़ शब्द वे शब्द जो जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते, जिनके खंड नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द इनके खंड किए जा सकते हैं। अगला आता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द वो होते हैं, मतलब जो योग रूढ़ होते हैं कि ये अपने जो इनका एक्चुअल में अर्थ होता है उसकी ओर ध्यान न देकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे कि तो मतलब ऐसे शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इसमें है ऑप्शन ए है काली मिर्च, बी है प्रधानाचार्य, सी है घुड़सवार और डी है लंबोदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लंबोदर। ठीक है, योग रूढ़ का मतलब यही होता है कि जैसे कि लंबोदर में अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं लंबोदर का, तो इसका मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, यानी कि बड़े पेट वाला, लंबे पेट वाला, यानी कि गणेश। ठीक है, यानी कि गणेश, गणेश की बात यहाँ पर हो रही है जिसका पेट क्या है, लंबा है, बड़ा है। तो लंबोदर जो शब्द है ये गणेश की ओर ध्यान प्रकट कर रहा है। जैसे कि दशानन, दशानन का मतलब 10 है आनंद जिसके, यानी कि जिसके 10 सिर हैं। यानी कि अगर हमसे कोई बोले कि दशानन के बारे में अगर बात करें कहीं पर, तो हमें सीधे पता चलेगा कि रावण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो योग रूढ़ मतलब यही होता है जो किसी अन्य अर्थ, मतलब किसी अन्य वस्तु या स्थान की ओर ध्यान प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लंबोदर। योग रूढ़ शब्द है इसमें लंबोदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विकारी शब्द है। अब बताना है कि विकारी शब्द कौन सा है। तो विकारी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो विकारी शब्द वो होते हैं जो बदल जाते हैं, यानी कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वो होते हैं विकारी। विकारी मतलब जिसमें विकार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए है पुस्तक, बी है बुरा, सी है औरत और डी है आज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि विकारी शब्द नहीं है, तो इसमें विकारी शब्द नहीं है आज। ठीक है, अगर आप पुस्तक शब्द को देखोगे तो पुस्तक, इसका वचन परिवर्तित करो तो यानी कि बहुत सारी पुस्तकें थी, पुस्तकें, पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। बुरा का क्या हो जाएगा, जैसे बुरा एक पुल्लिंग शब्द है, अगर हम किसी लड़की के लिए प्रयुक्त करेंगे तो बुरी हो जाएगा, यानी बहुत सारे लोगों के लिए प्रयुक्त करेंगे तो बुरे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये शब्द परिवर्तित हो रहा है। औरत अगर इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो आदमी हो जाएगा। ठीक है, औरत में वचन परिवर्तित करें तो औरतें हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं, विकारी, जिनमें परिवर्तन हो जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों को आप किसी अन्य तरीके से भी बोल सकते हो वो होते हैं विकारी शब्द। किसी अन्य तरीके से मतलब पुस्तक, जैसे कि ये शब्द है आज, है ना, आज, आज ये जो शब्द है ये एक अविकारी शब्द है, इसको आप कैसे भी परिवर्तित नहीं कर सकते। आज बहुत तेज बारिश हुई थी, कल, जैसे कि मतलब आप आज को हमेशा आज ही कहोगे, आज तेज बारिश हुई थी, या फिर आज बहुत तेज धूप थी, आज हम बहुत तेज दौड़े, आज बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए। तो मतलब आज जो शब्द है ये आज ही होगा। ठीक है, जैसे कि बुरा को आपने बुरे, बुरी, है ना, इस तरह से तो बोल दिया था, लेकिन आज को आप इस तरह से नहीं बोल सकते। ठीक है, आज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये शब्द ऐसा ही रहेगा।
तो इसीलिए ये शब्द क्या है, अविकारी है। और सही आंसर इसका यही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अविकारी शब्द है। अब हमें बताना है कि इसमें से अविकारी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है बच्चा, बी है तेज, सी है नारी, या फिर डी है अच्छा। अविकारी शब्द मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, तेज। बच्चा एक विकारी शब्द है, क्योंकि बच्चे को अगर हम परिवर्तित करते हैं, बच्चा, बच्चे का बच्ची, बच्चे, है ना, ये हो जाएगा। नारी का नारियां हो जाएगा। ठीक है, अच्छा का अच्छे, अच्छा आदमी, अच्छे आदमी। ठीक है, तो ये शब्द क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि जो तेज शब्द है वो हमेशा तेज ही रहेगा, मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम बहुत तेज दौड़ता है, राम श्याम मोहन तीनों बहुत तेज दौड़ते हैं। धूप बहुत तेज है, तो तेज जो शब्द है वो हमेशा तेज ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इसे हम कहते हैं अविकारी, जिसमें कोई विकार नहीं होता। ठीक है, कोई विकार नहीं होता मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से समूहवाचक शब्द है। अब समूहवाचक शब्द का मतलब क्या होता है। समूहवाचक शब्द का मतलब होता है जो एक शब्द किसी समूह को प्रदर्शित करता है, पूरे समूह की का बोध कराता है। मतलब कि समूह का मतलब बहुत सारी वस्तुओं का, बहुत सारे व्यक्तियों का, लोगों का, है ना, बोध कराता है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक शब्द। ऑप्शन ए है इसका गिरोह, ऑप्शन बी है कारवां, ऑप्शन सी है टीम, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप सब लोग समझ ही गए होंगे, तो वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अब देखो गिरोह, गिरोह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है एक आदमी से गिरोह नहीं बनेगा, इसमें कम से कम मतलब 5-6 आदमी, 8-10 लोग या 15-20, तो उसे हम कहते हैं गिरोह। ठीक है, कारवां, अब जब एक जैसे यात्रियों का जो काफिला होता है, यानी यात्रियों का जो समूह होता है, उसे कहते हैं कारवां। अब यात्रियों का समूह कह रहे हैं तो उसमें एक यात्री तो होगा नहीं, यानी कि बहुत सारे यात्री होंगे। ठीक है, तो वो कारवां शब्द भी क्या हो जाएगा, कारवां शब्द भी होगा कि मतलब समूहवाचक शब्द। टीम, अगर हम टीम की बात करते हैं तो अब टीम एक आदमी से तो बनेगी नहीं, तो इसमें 5 लोग, 3 लोग, 10 लोग, 15 लोग इस तरह से होंगे। तो समूहवाचक शब्द वही होता है जो एक पूरे समूह को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से अनुकरणात्मक शब्द है। अनुकरणात्मक शब्द है, ऑप्शन ए है गुटरगु, बी है किटकिटाना, सी है गुनगुनाना, और डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अनुकरणात्मक की अगर हम बात करते हैं तो अनुकरणात्मक मतलब होता है ध्वनियात्मक शब्द, जैसे कि पशु पक्षियों की ध्वनि, वस्तुओं की ध्वनि, है ना, उनको व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं अनुकरणात्मक या फिर ध्वनियात्मक। जैसे किटकिटाना, मतलब जैसे कि किटकिटाना क्या हो गया, दांत किटकिटाना, है ना, जैसे कोई दांत किटकिटाता है तो उसे कहेंगे हम। तो कूटर को मतलब कबूतर का बोलना हो गया। ठीक है, और गुनगुनाना, ये कोई गाना गुनगुनाता है तो या इस तरीके से ये शब्द हो गया गुनगुनाना, गुटर को कबूतर। तो ये शब्द क्या होते हैं, अनुकरणात्मक शब्द होते हैं, यानी कि जो किसी पशु पक्षियों की आवाज होती है या फिर वो शब्द किसी वस्तु की ध्वनि को प्रदर्शित करता है। जैसे कि दरवाजे पर आप नॉक करते हो तो उसे कहते हैं खटखटाना। ठीक है, तो ये शब्द क्या होते हैं, सारे अनुकरणात्मक होते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, हमें बताना है कि 19 और 20 में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ बताना है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब जो शब्द सुनने में समान जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है समान, उनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोल रखा है, एक है अंगना, ठीक है, अंगना, और दूसरा है अंगना। अब इन दोनों में देखो बहुत छोटा सा अंतर है, चांद बिंदी में। ठीक है, तो अब अंगना का अर्थ क्या है और इस अंगना का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कि आंगन, और बी अंगना का मतलब स्त्री, और यहां पर पत्नी और गोद, यहां पर स्त्री और आंगन, और यहां पर गोद और पत्नी, यानी कि मतलब इस अंगना का अर्थ हमें बताना है क्या होगा। ठीक है,
ऑप्शन ए में इसका अर्थ दे रखा है आंगन, ऑप्शन बी में इसका अर्थ पत्नी है, ऑप्शन सी में इसका अर्थ स्त्री है, ऑप्शन डी में इसका अर्थ गोद है। तो इस अंगना का अर्थ है आंगन, ठीक है, क्या है, आंगन। और जो ये अंगना है ये कहते हैं स्त्री को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। कि अंगना का तो मतलब होता है, यानी कि ये वाला अंगना है जो, इसका मतलब होता है आंगन, और अंगना होता है स्त्री, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अम्ब और अंबु। हमें बताना है कि अब अम्ब का अर्थ क्या है और अंबु का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है जल और माता, ऑप्शन बी में है कमल और तालाब, ऑप्शन सी में है माता और जल, ऑप्शन डी है तालाब और कमल। हमें यह बताना है कि अम्ब का मतलब हमें क्या होता है। अगर हमको एक भी पता है कि अम्ब का मतलब हम अगर कहीं से पता चल जाए तो उस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें अम्ब का मतलब हमें ये कह रहा है कि या तो जल है, ऑप्शन बी में अम्ब का मतलब कमल है, ऑप्शन सी में अम्ब का मतलब जो है माता है, ऑप्शन डी में अम्ब का मतलब तालाब है। अम्बु की बात करें तो ऑप्शन ए में माता, ऑप्शन बी में तालाब, ऑप्शन सी में जल, ऑप्शन डी में कमल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। यानी कि अम्ब मतलब होता है माता और अंबु मतलब होता है जल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया ये, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं ना श्रुति समभिन्नार्थक, जैसे कि अगर हम और क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक होता है अली, है ना, अली, इसमें छोटी की मात्रा होती है लॉ में। एक होता है अली, इसमें लॉ में बड़ी की मात्रा होती है। अली की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भौरा, क्या होता है, भौरा। और जो ये अली है जिसमें बड़ी की मात्रा होता है, इसमें होता है, इसका अर्थ होता है सखी, ठीक है। तो ऐसे शब्द भी बहुत सारे इसमें होते हैं। और जैसे एक और शब्द है अंश, अंश, ठीक है, ये तालव्य श है इसमें। एक है अंश, इसमें दंती सौ है। अंश जो है जिसमें तालव्य स है इसका मतलब होता है भाग, भाग यानी हिस्सा, ठीक है। और जो ये दूसरा अंश है इसका मतलब होता है कंधा, क्या होता है, कंधा। तो ऐसे ये सारे शब्द क्या होते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक, यानी कि इनके उच्चारण में ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही हैं लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।